पंचमुखी अनुनाद। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। मतलब यहाँ पे क्या सीखना है, दो चीज। एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में सीखना है और दूसरा सीखना है हम लोग को रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, जिसमें से आपको कुछ चीजें डायग्राम में दी हुई हैं और कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ओवरऑल आप डायग्राम को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे, सब चीज मिलेगा। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ओवरऑल हम लोग ने ये सीख चुके थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में CO2 गैस इवॉल्व होता है, तो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ किया जा सकता है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक एयर और ब्रेथ आउट एयर में CO2 के कंसंट्रेशन का डिस्कशन किए थे। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग समझे थे। और फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा गया था, इसमें आपको एकदम मस्ट याद होना चाहिए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच के डिफरेंस के बारे में, जो बोर्ड में कई बार आ चुका है। उसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में सीखा था, और जहाँ पे स्किन इन्वॉल्व हो रहा है रेस्पिरेशन में, उसको नाम दिया गया था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। गिल्स अगर रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन में, तो नाम दिया गया था ब्रांचियल रेस्पिरेशन। अगर बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग्स हो रहा है तो उसको नाम दिया गया था बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। और लंग्स के द्वारा होगा तो उसको नाम दिया गया था पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होगा तो उसको नाम दिया गया था ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन थे, एक तरह से बोल सकते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है ह्यूमन बींग्स के बारे में, इसलिए इस टॉपिक में डिस्कस करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को नाम दिया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पाथ, यानी जिस रास्ते से होकर एयर पास करती है उसको नाम देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या इसी को नाम देते हैं डेड एयर स्पेस, क्योंकि इस जोन में जो एयर मौजूद होती है उसका गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब एयर आती और जाती है। तो आप हायर क्लासेज में सीखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें भी दो पार्ट होता है, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है एक्सचेंज पार्ट, तो वो हायर क्लास में सीखना है। बट अभी ओवरऑल हम लोग को यही सीखना है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको नोज से स्टार्ट होगा, कि ओपनिंग को हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं, नॉस्ट्रिल जाकर ओपन होती है नजल कैविटी में, नजल कैविटी आगे जाकर ओपन होगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स आगे ट्रैकिया से होते हुए कहाँ एंटर करेगा, आपको ब्रोंकस में। उसके बहुत सारे ब्रांचेज बनेंगे, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, उसके बाद बनेगा आपको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद बनता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और फिर फाइनली वो जाकर ओपन होता है एल्वियोली में। तो कुछ चीजें जो है वो बाहर तक हमें नजर आ रही हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस का कुछ हिस्सा हमें नजर आ रहा है। उसके बाद बाकी सभी पार्ट लंग्स के अंदर है, और फाइनली हमें यहाँ तक पहुँचना है जो लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जिसको नाम क्या देते हैं, एल्वियोली। तो इसमें यही सीखना है कि लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है, लंग्स को कैसे प्रोटेक्शन दिया गया है इसके बारे में सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आ गया डिस्कशन में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी दो चीज मिल रहा है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा क्या मिल रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पहले बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। इसका मतलब होता है द पाथ थ्रू विच एयर पासेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी जिस रास्ते से होकर एयर पास करती है उसको नाम क्या देते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी आप एयर को इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल्स के द्वारा, वहां से एयर पास होकर जाती है नजल कैविटी में, फिर आगे बढ़ेगी फेरिंग्स होते हुए ट्रैकिया, और फिर ट्रैकिया के ब्रांचेज, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के ब्रांचेस होते हुए कहाँ पहुंचेगी, एल्वियोली तक। तो इस रास्ते से एयर आ रही है और जा रही है। तो इसमें एक हिस्सा मिलेगा जहां पर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और एक सर्टेन हिस्सा के बाद एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नजल चेम्बर, अ पेयर ऑफ इंटरनल नेयर्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड देयर ब्रांचेज। यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें एक जोड़ा क्या आ जाता है, नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद आ जाएगा नजल चेम्बर, फिर आ जाएगा आपको इंटरनल लेयर्स, यानी नाक जो अंदर की तरफ जुड़ा हुआ है जिस भाग से, इंटरनल लेयर्स अंदर वाला ओपनिंग। उसके बाद आ जाएगा आपको फेरिंग्स, फेरिंग्स जाके आगे कहाँ खुलेगा, लैरिंग्स में। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया फिर फर्दर बटेगा ब्रोंकाई बनाएगा, और ब्रोंकाई के फर्दर ब्रांचेज हो जाएंगे। ये सभी के सभी किस में आते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में।
उसके बाद हम लोग अलग से पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ों को क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और साथ ही तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ को शामिल कर दिया गया। पहला क्या आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा हो जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक तरफ पढ़ना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या इसी को हम लोग नाम देते हैं रेस्पिरेटरी पाथ, और दूसरे तरफ हो जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ह्यूमन बींग्स में जो मेन और प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है उसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लंग्स के बारे में डिस्कशन करना है, और इसमें हम लोग सीखें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पाथ वो होता है जिसके थ्रू क्या होता है, यानी पाथ थ्रू विच एयर पासेस। तो जिस पाथ से होकर एयर क्या होती है, गुजरती है, उसको नाम देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, यानी नाक का ओपनिंग जो होता है, या बोल सकते हैं नाक से शुरुआत हो रही है। इसके बाद ये जाकर खुलेगा कहाँ पर, नजल चैम्बर में। इसके बाद ये जाकर खुलेगा इंटरनल नेयर्स में। तो नाक का एक बाहरी ओपनिंग होता है और एक अंदर वाला ओपनिंग होता है। इंटरनल लेयर्स जाकर कहाँ खुलेगा, फेरिंग्स में, जो कि कॉमन होता है पाथवे फूड के लिए भी और एयर के लिए। उसके बाद ये ओपन कहाँ होगा, लैरिंग्स। के बाद ये कहाँ जाके ओपन होगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर फर्दर डिवाइड करेगा किसमें, ब्रोंकाई में, एक को ब्रोंकस बोलते हैं, और फर्दर इसके ब्रांचेज। ये सभी चीज़ कहाँ शामिल हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आ गया नॉस्ट्रिल्स, यानी ओपनिंग ऑफ नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, या दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल्स नेयर, यानी बाहरी नाक बोलेंगे, नाक का जो बाहरी छेद होता है उसी को क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स, या फिर बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। फिर वो जाकर कहाँ ओपन होगा, नोज के कैविटी में, यानी कैविटी ऑफ नोज इज कॉल्ड नजल कैविटी। और ये नजल कैविटी जो होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय अ सेप्टम, उस सेप्टम को नाम देते हैं नजल सेप्टम। यानी नजल कैविटी दो बराबर भागों में बटा रहता है एक सेप्टम के द्वारा, और उस सेप्टम को नाम क्या देते हैं हम लोग, नजल सेप्टम। और जो चेंबर बन रहा है उसको नाम दे देंगे क्या, नजल्स चेंबर। यानी नजल कैविटी जब नजल सेप्टम के द्वारा दो इक्वल भागों में बढ़ जाएगी तो एक तरफ बनेगा राइट नजल चेंबर और दूसरे तरफ क्या बनेगा, लेफ्ट नजल चेंबर। तो ईच नजल चेंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स ऑफ द थ्री पार्ट्स दैट आर फॉलोइंग एज। फिर से नजल जो चेंबर है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला आता है वेस्टिब्यूलर रीजन, यानी इट इज ए स्मॉलर एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द नजल चेंबर। यानी नजल चेंबर का जो सबसे आगे वाला और छोटा सा हिस्सा होता है उसको नाम देते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन। इस रीजन में सीबेसियस ग्लैंड्स, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स और हेयर्स पाए जाते हैं। यानी जिस हिस्से में आपको थोड़ा बहुत हेयर्स वगैरह दिखाई देता है वहीं वेस्टिब्यूलर रीजन कहलाता है। जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो उस दौरान जो फाइन हेयर्स मौजूद हैं वो फाइन हेयर से जब एयर टकराता है तो उसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और जम्स क्या हो जाते हैं, वहीं पे फिल्टर हो जाते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये नोज का क्या करता है, फिल्टर चेंबर की तरह काम करता है। इट इज लाइंड बाई हेयरी स्किन विच एक्ट एज फिल्टर एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फिल्टर चेंबर ऑफ द नोज। उसके बाद जो दूसरा रीजन आता है उसको नाम देते हैं रेस्पायरेटरी रीजन। तो रेस्पायरेटरी रीजन इज द मिडिल पार्ट ऑफ द नजल चेंबर एंड दिस पार्ट एक्ट एज द एयर कंडीशन, यानी एसी ऑफ द नजल के चेंबर बोलते हैं, क्योंकि जब हम एयर को इंस्पायर्ड करते हैं अंदर की तरफ हवा को खींचते हैं तो उस हवा के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करने का काम कौन करती है, रेस्पायरेटरी रीजन। मतलब ये बॉडी टेम्परेचर पर जो एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रही है। तो एसी का काम क्या होता है, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना। वैसे ही रेस्पिरेटरी रीजन क्या करती है, एक्ट एज एयर कंडीशनर एंड ब्रिंग्स द इंस्पायर्ड एयर एट द बॉडी टेम्परेचर। यानी जो हवा हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन उस इंस्पायर्ड एयर के टेम्परेचर को कहां लाकर मेंटेन कर देती है, बॉडी टेम्परेचर पे। दैट्स व्हाई रेस्पिरेटरी रीजन इज नोन एज एसी ऑफ नजल चेंबर या नाक बोल सकते हैं। उसके बाद आ गया
ऑल फैक्ट्री रीजन, ये हो गया सबसे अपर और पोस्टेरियर पार्ट हो गया किसका, नजल चेंबर का। एंड ऑल फैक्ट्री रीजन इज ऑर्गन ऑफ स्मेल, तो जो भी चीजें हम लोग स्मेल कर पाते हैं, ठीक है ना, उसका सेंस कहां से होता है, इस ऑल फैक्ट्री रीजन से। एंड डिटेक्ट द ओडर ऑफ इंस्पायर्ड एयर, अब जो भी इंस्पायर्ड एयर है उसमें जो भी स्मेल या ओडर है उसको डिटेक्ट कौन करेगा, ऑल फैक्ट्री रीजन। यहां से एक नर्व पैदा होता है, उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री नर्व्स, जो कहां जाता है, ब्रेन में। तो पहले से हमारे पास बहुत सारे जो स्मेल्स के डाटा होते हैं वो ब्रेन में स्टोर होते हैं। अब यहां से जो सिग्नल जाएगा वो मैच करेगा, ठीक है ना, इंस्पायर्ड एयर, जिसके द्वारा इंस्पायर्ड एयर में जो स्मेल है वो ऑल्फैक्टरी रीजन के द्वारा डिटेक्ट करके उसको ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी नर्व्स के द्वारा कहां भेज दिया जाएगा, ब्रेन में। और ब्रेन में पहले से ही बहुत सारे स्मेल्स स्टोर होते हैं। अब ब्रेन एनालिसिस करेगा, डाटा मैच करेगा, तो हम बता पाएंगे कि ये इस चीज की क्या है, गंध है, अथवा हम नहीं बता पाते हैं। जो चीज हम कभी क्रॉस हुए नहीं, मिले ही नहीं है, उसका कभी हमारे पास डाटा स्टोर हुआ ही नहीं है, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं कि ये किस चीज का स्मेल है। और कभी कभी हम लोग बता पाते हैं कि इस चीज का स्मेलिंग आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले से वो डाटा हमारे ब्रेन में स्टोर है। तो यहाँ पे 3 जोन हो गया किसका, नजल चेंबर का। सबसे आगे वाला और छोटा वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, वेस्टिब्यूलर रीजन, जो एक तरह से नजल चेंबर में क्या कर रहा है, फिल्टर की तरह काम कर रहा है, जो डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को रोक रहा है। कैसे, तो उसके पास क्या मौजूद है, फाइन हेयर्स, और साथ ही साथ सीवेसियस ग्लैंड्स हैं। तो सीवेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है, ऑयल। अब जो डस्ट पार्टिकल्स निकला मतलब टकरा कर वहां पे गिरेगा, तो फिर वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ भी सकता है, लेकिन वहीं पे चिपक जाता है, किसके कारण, उस सीवेसियस ग्लैंड से निकलने वाले ऑयली सबस्टांस के कारण, जिसके कारण वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिडिल पोर्शन मिलेगा, जिसको नाम क्या दे देंगे, रेस्पायरेटरी रीजन। और रेस्पायरेटरी रीजन क्या करता है, इंस्पायर्ड एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करने का वर्क करता है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं एयर कंडीशनर ऑफ नजल चेंबर। एंड सबसे पोस्टेरियर अंतिम वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन। और ऑल्फैक्टरी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ स्मेल। और ये क्या करते हैं, इंस्पायर्ड एयर में जो ओडर होती है उसको डिटेक्ट करने का काम करती है। अब जैसे बोलते हैं कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इंसान की अपेक्षा ज्यादा होती है, मतलब उनका ऑल्फैक्टरी रीजन हमारे अपेक्षा ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए उनके सूंघने की क्षमता अच्छी होती है, किसके अपेक्षा, इंसान के अपेक्षा। ये पॉइंट्स क्लियर। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या हो गया, नाक हो गया। नोच, नोच का जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसी को नाम क्या देंगे, नॉस्ट्रिल्स। कितना है, एक जोड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रिल्स कहलाएगा। अब इस नॉस्ट्रिल से अंदर जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसी को हम नाम देंगे नजल कैविटी। अब ये 2 भागों में बटी हुई है, एक राइट और एक लेफ्ट, किसके द्वारा, नजल सेप्टम। तो नाक के बीचों बीच में आपको एक पट्टी दिख रही है, दरार, तो वो क्या कर रही है, नजल कैविटी को 2 इक्वल हाफ्स में बांट दिख रही है, तो इसी को हम लोग नाम देंगे क्या, नजल चेम्बर्स। तो ये हो गया नजल चेम्बर्स। और ये नजल चेम्बर्स जो होता है वो 3 भागों में डिफ्रेंशिएट होता है। आगे वाला जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको नाम दे देते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन, जिसमें हेयर्स पाए जाते हैं, और सीबेसियस ग्लैंड्स का स्वीट ग्लैंड। फिर अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा पार्ट क्या जाएगा, हाँ, रेस्पायरेटरी रीजन, जिसको क्या बोलेंगे, एसी ऑफ द नोज। और जो लास्ट में पोस्टेरियर पार्ट होगा उसको नाम क्या देंगे, ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने में हेल्प कर रहा है, ये इंस्पायर्ड एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहा है, और ऑल्फैक्टरी रीजन इंस्पायर्ड एयर में जो स्मेल है उसको डिटेक्ट करके ऑल्फैक्टरी नर्व से यहाँ से पैदा होती है और कहाँ जाती है, ब्रेन तक, उसको यहाँ से मतलब डाटा को सेंड करने का काम करती है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ये कहानी हो गई किसकी, नजल चेंबर की। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पार्ट आएगा इंटरनल्स नेयर। तो जो नजल चेंबर का सबसे अंतिम वाला हिस्सा है जिसको नाम क्या दिया गया है आपको, ऑल्फैक्टरी रीजन, वो पीछे की तरफ जाकर यानी पोस्टेरियर ओपनिंग ऑफ द नजल कैविटी दैट्स लीड्स इनटू द नोजोफेरिंग्स आर कॉल्ड इंटरनल नेयर्स। तो हम लोग शुरू में पढ़े थे कि फेरिंग्स का 3 हिस्सा होता है, एक नाक से जुड़ा हुआ है तो उसका नोजोफेरिंग्स, माउथ कैविटी से जुड़ा हुआ है तो ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स से जुड़ा हुआ है तो लैरिंजोफेरिंग्स। यानी नजल कैविटी पीछे की तरफ जाकर कहाँ खुलेगी, एक छोटे से ओपनिंग में, जिसको नाम क्या देंगे, इंटरनल नेयर्स। और इंटरनल नेयर्स कहाँ जाकर खुलेगी, नोजोफेरिंग्स में। उसके बाद फाइनली एक शॉर्ट ओपनिंग मिलता है जिसको नाम क्या दिया जाता है, फेरिंग्स। यानी माउथ कैविटी ओपन्स इनटू शॉर्ट ओपनिंग इज कॉल्ड फेरिंग्स। और जैसा कि हम जानते हैं फेरिंग्स सर्व्स एज कॉमन पासेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो एयर और फूड के लिए कॉमन पाथवे की तरह काम कौन करता है, फेरिंग्स। यहां से फूड कहाँ एंटर करेगा, फूड पाइप में, और एयर कहाँ एंटर करेगा, विंड पाइप में।
यहाँ पे ये भी चीज हम लोग सीखते हैं कि फूड जो होता है वो विंड पाइप में इंटर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो ग्लॉटिस होता है उसके पास क्या पाया जाता है, उसके अपर पार्ट में इपीग्लॉटिस होता है जो प्रिवेंट करता है फूड पार्टिकल्स के एंट्री को। तो ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड गूलेट एंड ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड epiglottis that prevents the entry of food into the विंड पाइप। ये आपको याद रखना है, शुरू से ये कई बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखें। क्लियर? आइए अब याद कर लेना, फेरिंग्स के कितने पार्ट हैं? 3। एक नजोफेरिंग्स, उसके बाद ओरोफेरिंग्स, और उसके बाद यानी जो नाक का बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स आगे जाके खुला नजल कैविटी में, वो बटा हुआ है नजल चेम्बर में। नजल कैविटी इंटरनल्स नियर्स के द्वारा कहाँ खुलेगा? नजोफेरिंग्स। आगे बढ़ेगा ओरोफेरिंग्स, और फिर आगे बढ़ेगा, कल उसकी मुलाकात हो जाएगी लैरिंग्स से, होगी। चलिए, तो यहाँ पे लैरिंग्स, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स या ठीक है ना साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं, आप शुरू में पढ़े होंगे, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। तो जो ट्रैकिया होता है, क्या होता है? ट्रैकिया। उस ट्रैकिया के अपर पार्ट पे, अपर इंड पर, ठीक है ना, कार्टिलेज की बनी हुई एक बॉक्स पाई जाती है। सिर्फ किस चीज की बनी रहती है? कार्टिलेज। टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं। उस 9 कार्टिलेज में 3 कार्टिलेज पेयर में पाए जाते हैं और 3 कार्टिलेज सिंगल होते हैं। या हायर क्लास में सीखेंगे। यानी ओवरऑल बस इतना सीख लीजिए कि लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेज की बनी हुई एक बॉक्स है जो कहाँ पाई जाती है? ट्रैकिया के अपर इंड पे सिचुएटेड होती है, दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। और लैरिंग्स किस में हेल्प करती है? साउंड प्रोडक्शन में, इसलिए इसको नाम दिया जाता है वॉइस बॉक्स। लेकिन बर्ड्स में जो लैरिंग्स पाया जाता है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है साइरिंग्स। क्या नाम देते हैं? साइरिंग्स। तो पहले ये सीख लेते हैं, लैरिंग्स इज ऑल्सो नॉन एज साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। जैसे ये टर्म यूज हुआ कार्टिलेजिनस बॉक्स, मीन्स ये जो लैरिंग्स है वो किस चीज के मिलने से बनी रहती है? कार्टिलेज की। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेज। तो टोटल कितने कार्टिलेजेज हैं इसमें? 9 कार्टिलेजेज के मिलने से बनी होती है। एंड इट इज प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया होता है, ये वाला हिस्सा जो है, आपको पोस्टेरियर व्यू है ट्रैकिया का। तो जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के ऊपर तो ये क्या दिख रही है आपको? बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है कार्टिलेज की, उसी को नाम क्या देंगे? लैरिंग्स। ये इसका पोस्टेरियर व्यू है और ये एंटीरियर व्यू है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम में आपको दिखाया गया, किसको दिखाया गया? लैरिंग्स को। तो ये एंटीरियर व्यू है, यानी अगर आप सामने से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और पीछे से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको वॉइस बॉक्स। पोस्टेरियर व्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। तो लैरिंग्स इज मोर प्रोमिनेंट इन मेन देन वुमेन ड्यू टू मेल हार्मोन। आप 10th क्लास में पढ़ेंगे आगे, लेकिन आप पहले से पढ़ के आएंगे प्यूबर्टी चैप्टर 8, ठीक है ना, क्लास 8 में पढ़े हैं। प्यूबर्टी में जो होता है आपको बताया गया होगा एडम्स एप्पल मोर प्रोमिनेंट जो होता है, ठीक है ना, क्यों? ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। तो जो लैरिंग्स होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंस यानी उभार शो करता है कहाँ पर? मेल के केस में एज कंपेयर टू द फीमेल। यानी उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? एडम्स एप्पल। क्या नाम देते हैं? एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल वेल डेवलप्ड, यानी कहाँ देखने को मिलता है? मेल में। फीमेल में ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक फीचर हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, जो आगे हम लोग सीखेंगे। तो लैरिंग्स इज मोर प्रोमिनेंट इन मेन देन वुमेन। व्हाई? ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। अब ये जो ये लैरिंग्स है, इस लैरिंग्स में आपको एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होता है। उसी फोल्डिंग को नाम देते हैं हम लोग वोकल कोर्ड्स। क्या नाम देते हैं? आप सुने होंगे कि जब एयर को फोर्सफुली बाहर निकलना रहता है, जब हम बात करते हैं तो लंग्स से एयर फोर्सफुली बाहर आती है और उस वोकल कोर्ड से टकराती है। तो साउंड का प्रोडक्शन क्यों होता है? तो ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट। जब तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं कर रही है तब तक साउंड प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। तो क्या एक्चुअल में वाइब्रेट करता है? तो इसी लैरिंग्स में क्या पाया जाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? वोकल कोर्ड। और ये वोकल कोर्ड दो तरह का होता है, एक होता है फॉल्स वोकल कोर्ड और एक होता है ट्रू वोकल कोर्ड। तो एक्चुअल में जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो ट्रू वोकल कोर्ड के कारण ही होता है। तो सबसे पहला चीज वोकल कोर्ड्स क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स फॉर्म 2 पेयर्स ऑफ
फोल्ड आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये जो लैरिंग्स है में ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रहा है ये हो गया ग्लॉटिस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा दिख रहा है इसी को नाम देते हैं हम क्या, वोकल कॉर्ड्स। तो उसमें एक हिस्सा जो होगा वो बाहर की तरफ होगा और एक हिस्सा जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो जो बाहर की तरफ में म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको नाम दे देते हैं हम लोग फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। क्या नाम दे देते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन उसको नाम क्या दे देंगे, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। यानी वोकल कॉर्ड्स कितने तरह के हो गए, दो। तो आउटर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड फॉल्स एंड दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन। लेकिन जो इनर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होता है, एक इस तरफ है यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक जोड़ा हो गया ना, तो इसको नाम देंगे क्या, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, जो किधर है, अंदर की तरफ। और वोकल कॉर्ड्स में इनर वोकल कॉर्ड्स जो होता है वही प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साउंड प्रोडक्शन। यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स में म्यूकस का जो मेम्ब्रेन है एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो बाहर वाला को क्या नाम दे रहा है, फॉल्स वोकल कॉर्ड, और अंदर वाले को क्या नाम दे रहा है। तो जब हम बात करते हैं तो लंग से एयर फोर्सफुली बाहर आता है, तो एक्चुअल में कौन सा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा, अंदर वाला या बाहर वाला, अंदर वाला वाइब्रेट करेगा। इसीलिए उसको हम नाम दे देते हैं कि एक्चुअल में जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो ट्रू वोकल कॉर्ड ही भाग लेता है, न कि फॉल्स वोकल कॉर्ड। लेकिन अगर आप इतना बोलते हैं कि वोकल कॉर्ड के कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, गर्मी लग रहा है, और ध्यान से सुनिए, बात नहीं कीजिए फिर लाइट कट जाएगी, कोई फायदा नहीं हुआ। 1 मिनट ध्यान से सुनिए। चलिए देखिए कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन एयर इज फोर्स थ्रू द लैरिंग्स इट कॉजेज द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड साउंड इज प्रोड्यूस। द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड। ग्रेटर द टेंशन हायर द पिच। जैसे रबड़ को समझिए, आप हाथ में पकड़ उसको बांध कर खींच कर टाइट कर दिए, तो जब आप उसको पकड़ के ऐसे रिलीज करेंगे तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और लूज रहेगा तो कम वाइब्रेट करेगा। यानी जो फीमेल होती है उसका वोकल कॉर्ड में टेंशन ज्यादा होता है, इसके वजह से उनका आवाज हाई पिच होता है, ज्यादा सुरीला होता है। और मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, लूज होता है। तो लूज होता है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ईच सेकेंड क्या हुआ, कम हुआ। पिच पढ़े हैं, क्या होता है, व्हाट इज पिच। अच्छा नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। सिंपल भाषा में हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट ध्यान से सुनिए। सिंपल भाषा में बताइए, एक आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग ले लिए, उस स्ट्रिंग को दीवार से आपने बांध कर खींच दिया और ज्यादा टाइट कर दिया और उसको ऐसे पकड़ के नीचे से रिलीज कर रहे हैं, तो वाइब्रेट कम करेगी या ज्यादा करेगी, ज्यादा करेगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा। अच्छा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच ज्यादा होगा। ठीक है, अगर उसी स्ट्रिंग को हम लूज कर दिए अब वाइब्रेशन कराएंगे तो कम वाइब्रेट करेगी। अच्छा वाइब्रेशन इस सेकंड कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी। अच्छा मेल में पिच कम होता है क्योंकि उसका वोकल कॉर्ड लूज होता है, और फीमेल में वोकल कॉर्ड ज़्यादा टाइट होता है, मतलब उसमें टेंशन ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, पिच ज़्यादा होता है, इसलिए उनका वॉइस ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और बोलिए क्या, टेंशन, खिंचाव, सिंपल भाषा में आप खींचे खींचे से लग रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा टेंशन में है, लोग बोलते हैं ना। अच्छा मतलब तनाव, ठीक है ना। अब जैसे रबड़ को बांध के हम हाथ में से ऐसे खींच रहे हैं तो बोल रहे हैं ज्यादा टेंशन है, और ज्यादा मत बढ़ाइए नहीं तो रबड़ टूट जाएगा। और लूज कर रहे हैं तो बोल रहे हैं टेंशन कम है। बस यही टेंशन, आप क्या समझ लेते हैं, वो बीमारी वाला टेंशन, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बात समझ में आ गई। तो वोकल कोर्ड्स अब जो है वो दो तरह का है, बाहर वाला जो पेयर ऑफ फोल्ड्स है उसको नाम दे रहे हैं फॉल्स, और अंदर वाला जो है, तो कौन सा वोकल कोड साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ट्रू वोकल कोड, ये सही है। लेकिन बर्ड्स के केस में वोकल कोड्स को क्या कहा जाता है, हाँ तो वोकल कोड्स, ठीक है ना, ये याद रखना है स्पेशल के। बर्ड्स के केस में जो वोकल कोड्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, सायरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्रैकिया। यहां से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है लाइन में, और वो कौन सा आगे हम लोग देते हैं। यानी अब जो लैरिंग्स है उसके नीचे अब हिस्सा आ रहा है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको नाम क्या दे रहे हैं, ट्रैकिया। वो परफेक्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है।
लेकिन जब हम लोग सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो वो पिचक जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉ से जूस वगैरह पीते हैं, अगर आप स्ट्रॉ में का क्या कर दें, एयर बाहर की तरफ सक कर दें, यानी जब इंस्पायर्ड करेंगे तो उसमें क्या एयर क्या हो जाएगा, खाली होगा। खाली होगा तो उसके अंदर लो प्रेशर एयर बनेगा, बाहर से उसको दब देगा, पिचक जाएगा, ढह जाएगा। लेकिन ऐसा ट्रैकिया के साथ नहीं होता है, इसलिए क्योंकि ट्रैकिया का जो वाल होता है वो हाफ, ठीक है ना, सी शेप्ड, क्या बोलेंगे, सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है, जो ट्रैकिया को इंजर्ड होने या कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। तो यही क्वेश्चन सीबीएस में पूछा गया था कि वॉल ऑफ ट्रैकिया इज सपोर्टेड विद सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज, वाई। एक इसका काम हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो ट्रैकिया क्या है, इट इज द कॉमनली नोन एज विंड पाइप एंड इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। इसका लोकेशन क्या हो गया, चेस्ट कैविटी में। इट इज अ मेम्ब्रेनस ट्यूब सपोर्टेड बाय सी शेप्ड cartilage ring. The cartilage ring protects the trachea from collapse and injury. It is basically connected the pharynx to the bronchi, यानी pharynx और bronchi को कनेक्ट कौन करता है, ट्रैकिया। द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है जो म्यूकस सिक्रेट करता है, विच ट्रैप्स द फॉरेन पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। क्योंकि जब एयर को हम इनहेल कर रहे हैं तो पूरी की पूरी तरह से जो वेस्टिब्यूलर रीजन है वो एयर को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो कुछ लुका छुपा कर जर्म्स या डस्ट पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, या बोला जाता है माउथ के थ्रू एयर इनहेल नहीं करना चाहिए क्योंकि इधर कोई फिल्टर चेंबर लगा हुआ नहीं है। तो डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स में भी इंटर्स इनटू द लंग्स, लंग्स गंदा हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन उसको अभी भी ट्रैकिया में म्यूकस मेम्ब्रेन से मुलाकात होगी और उसमें वो ट्रैप कर जाएंगे, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं, जो बलगम होता है उसको स्पीट आउट कर देते हैं, थूक के बाहर निकाल देते हैं, इस तरह से हम सफाई करते रहते हैं। तो वहां पे भी सिलिएटेड इपिथीलियम होती है, ठीक है ना, जो क्या करती है, कंटिन्यूअस जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है डिपॉजिटेड, उसको ट्रैकिया के थ्रू बाहर की तरफ लाने की कोशिश करती है। इन मिडिल ऑफ द थोरैक्स, यानी चेस्ट कैविटी के मिडिल में आकर, कहां पर, एट द लेवल ऑफ फोर्थ और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम जानते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्री होती है, ठीक है ना। तो C7 मतलब 7 पाया जाता है गर्दन में, जिसको सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं, और 12 पाया जाता है कहां पर, आपको चेस्ट में, ठीक है ना, C7 T12। तो 12 वर्टिब्री कहां पाया जाता है, आपको चेस्ट वाले कैविटी में, तो उसी को नाम देते हैं थोरैसिक वर्टिब्री थी। ऊपर से गिन के आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चौथा और पांचवा वर्टिब्री के बीच में ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाती है, तो उसको नाम देंगे ब्रोंकस। एक बनेगा लेफ्ट ब्रोंकस और एक बनेगा राइट ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस इंटर्स इनटू द राइट लंग्स एंड लेफ्ट ब्रोंकस इंटर्स इनटू द लेफ्ट लंग्स। यानी ट्रैकिया किस पोजीशन पर आकर दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, तो थोरैसिक वर्टिब्री कौन सी, चौथी और पांचवी के आसपास, और वहां से दो ब्रांच में ट्रैकिया बढ़ जाती है, उसी को नाम देते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। एक को नाम देंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और दूसरे को नाम देंगे राइट प्राइमरी। तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस इंटर करेगा कहां पे, लंग्स में, कौन से लंग्स में, लेफ्ट लंग्स में, और राइट प्राइमरी ब्रोंकस कहां इंटर करेगा, राइट लंग्स में इंटर करेगा। तो थोरैसिक वर्टिब्री इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेज कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। फंक्शन यानी ट्रैकिया क्या कर रही है, अलाउ कर रही है एयर को कहां से कहां पास करने में, फेरिंग से ब्रोंकाई में। तो जो हम लोग बात कर रहे थे, ये मान लेते हैं क्या हो गया, ट्रैकिया, ठीक है ना। तो ट्रैकिया और ट्रैकिया के ब्रांचेज आगे बनेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो बॉक्स है, उस बॉक्स को हम लोग नाम क्या दे देंगे आपको, लैरिंग्स। अब ट्रैकिया फोर्थ और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के पास आकर दो भागों में बढ़ जाएगी। तो दो भागों में जब बटेगी तो एक को नाम देंगे राइट प्राइमरी ब्रोंकस और एक को नाम देंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रैकिया, या उसी को नाम देंगे विंड पाइप। अब ये आगे बढ़ेगी तो कहां पे आके टूट जाएगी, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना, फोर्थ और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के आसपास आकर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कितने बराबर भागों में, दो बराबर भागों में। तो एक राइट लंग्स में इंटर करेगा और एक लेफ्ट, ये राइट साइड पड़ रहा है हमारा, इसको नाम दे देंगे क्या, ब्रोंकस। लेकिन कौन सा ब्रोंकस नाम देंगे, बोलिए, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। क्या नाम देंगे,
उसके बाद ये इसको क्या नाम दे देंगे, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ये हो गया लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। चलिए यहां तक समझ गए। इसके फर्दर भी ब्रांचेज बनेंगे, तो एक तरफ लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस इंटर करेगा लेफ्ट लंग्स में, और राइट प्राइमरी ब्रोंकस इंटर करेगा राइट ब्रोंकस में। और ये हम लोग सीखें कि जो ये ट्रैकिया होती है, इसके वाल पे सी शेप्ड क्या पाया जाता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो ये सिर्फ ट्रैकिया पे ही नहीं, ट्रैकिया और ट्रैकिया के जो ब्रांचेज हैं उस पे भी पाई जाती है, और भी जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकस के एंड तक जाएगी, सेकेंडरी टर्शियरी तक जाएगी। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको नाम क्या दिया गया है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेज। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेज किसके दीवार को सपोर्ट करती है, तो ट्रैकिया के वॉल को सपोर्ट करती है। तो ट्रैकिया के वॉल को क्यों सपोर्ट कर रही है, ताकि आसानी से, ठीक है ना, जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स होने से क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। यानी जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये क्या करती है, उसको कोलैप्स होने से बचाती है, और साथ ही साथ इंजरी से उसको क्या करती है, सुरक्षा देती है। इसलिए जो ट्रैकिया या उसके ब्रांचेस की दीवार होते हैं वो रिंग ऑफ कार्टिलेज से सपोर्टेड होते हैं, और वो जनरली कैसा होता है, सी शेप्ड ऐसा होता है। तो अगर इसको हम लोग ट्रैकिया इमेजिन करेंगे तो इस पे सी शेप्ड ऐसे इसके वॉल पे क्या होता है, फिट रहता है, जो इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है इंस्पायरेशन के दौरान कोलैप्स होने से, और साथ ही साथ इंजरी से। अब ये जो ब्रांचेज बन रहे हैं, तो इन्हीं ब्रांचेज के बारे में अगर आप आगे देखें तो आसानी से ये टूटते जाएगी, ठीक है, और बहुत सारा ब्रांचेज बनाएगी। तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया, ठीक है ना, और ट्रैकिया पर आप आसानी से क्या देख सकते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेजेज। ये हो गया रिंग ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ट्रैकिया। अब देख सकते हैं ट्रैकिया इस लेवल पे आकर क्या हुआ, डिवाइड कर गया। तो एक इस तरफ बना ब्रोंकस, ठीक है ना, तो एक तो है नहीं, दो है, इसलिए इसको नाम क्या दे रहे हैं, ब्रोंकाई दे रहे हैं ना। लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, और राइट साइड में होगा तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस। और फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस टूटेगा, फिर उसका ब्रांच बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर उसके ब्रांच बनेंगे टर्शियरी ब्रोंकस, फिर उसके ब्रांच बनेंगे, उसके बाद ऐसे ब्रांच बनते बनते जाएगा ब्रोंक्यूल्स तक। यानी जो ब्रोंक्यूआई है वो टूटेगा, फर्दर ब्रांचेज बनाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोली, यहां तक हमें पहुंचना रहता है। तो ये नाम याद नहीं करना है, बस याद कर लीजिए। एक्सटर्नल लेयर्स कहां एंटर करेगा, वेस्टिब्यूलर पासेज में, वहां से नजल चेंबर, इंटरनल लेयर्स नजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया टूट जाएगा, क्या बना देगा, प्राइमरी ब्रोंकस, उससे क्या बनेगा, अच्छा उससे, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, और उसके बाद हो गया, इतना लंबा पाथवे हो गया। अब इसमें से आपको स्पष्ट रूप से प्राइमरी ब्रोंकस तो दिख रहा है बाहर की तरफ, उसके बाद का सारा हिस्सा लंग्स के अंदर है, उसके बाद सारा हिस्सा कहाँ है, लंग्स के अंदर है। आप बाहर कौन कौन से पाथवे के रूप में देख पा रहे हैं, तो आप ट्रैकिया और उसके बाद ट्रैकिया के ब्रांच के रूप में आप प्राइमरी ब्रोंकस को देख रहे हैं। सेकेंडरी ब्रोंकस से सभी पार्ट कहाँ पे मौजूद है। तो अब जब लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये सीखेंगे कि जैसे ही प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स के अंदर इंटर करती है तो वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर क्या बना देती है, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर डिवाइड होगी तो क्या बना देगी, टर्शियरी ब्रोंकस। उसके बाद वो और पतला ट्यूब बनाएगी तो उसको नाम देंगे ब्रोंक्यूल। क्या नाम देंगे, यानी ब्रोंकस से ज्यादा पतला ट्यूब कौन सा होता है, ब्रोंक्यूल। उसके बाद वो टूटेगा लास्टली टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद आ जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो यहां पे आपको कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रही है, इधर तक कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां से गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो वहां पे सीखने को मिलेगा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन और एक को बोलते हैं एक्सचेंज जोन। मतलब एक हिस्सा में तो गैसियस एक्सचेंज होगा ही नहीं, सिर्फ एयर आएगी और जाएगी, इसलिए उसको नाम दिया जाता है डेड एयर स्पेस। क्या नाम दिया जाता है, डेड एयर स्पेस। मतलब एक ऐसा स्पेस जिसमें एयर तो भरा है बट नॉट एक्सचेंज, उसका कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको नाम देते हैं डेड एयर स्पेस। ये सब आप हायर क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन अगले क्लास में हम लोग ये सीखेंगे क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, यानी लंग्स क्या होता है,
लंग्स को कैसे प्रोटेक्शन मिला गया है, लंग्स कहाँ पे रखा गया है, लंग्स कैसा बाहर से आपको दिखेगा, उसका शेप, साइज, कलर, उसके अंदर कितने